गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका वेव नेचर क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वेव क्या है या वेव मोशन क्या होता है। देखो, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो, जैसे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इतने स्मॉलेस्ट हैं कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। ठीक है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितना इमेजिन कर सकते हैं आप कि कितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या एटम। देखो, कई बार मैं इस चीज़ को बोल चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि अगर हम एक ड्रॉप वाटर लेते हैं तो एक ड्रॉप वाटर में 10⁻21 मॉलिक्यूल होते हैं। ये कई बार बोल चुका हूँ मैं इस बात को। तो एटम तो उसका भी बहुत छोटा हिस्सा है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो और ज़्यादा छोटे हो गए। तो कहने का मतलब ये कि बहुत स्मॉलेस्ट थिंग्स हैं। तो जो जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, दो तरह के नेचर दिखाते हैं। बात के एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ हुआ। जैसे हम अब इसके आगे डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तो इनमें ये चीज़ें आएंगी कि ऐसा कैसे, उनके जो नेचर है उनका एक्सप्लेनेशन या उनके जो रिलेशन है वो रिलेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेव है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी की थी वो की थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने 1870 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। 1870 के आसपास उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसी एक्सपेरिमेंट के दम पे जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है वो इसलिए फेल हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने एक चार्ज पार्टिकल को या चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो जब उसने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल को रखा, उस बॉडी को रखा, तो उसने क्या देखा कि वो जो बॉडी है, कि जब किसी बॉडी को हम किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बॉडी जब एक्सेलरेट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करती है, एक वेव फॉर्म में एक्सेलरेट होती है। किस फॉर्म में? वेव, यानी वो क्या बनाती है, वेव बनाती है। है तो पार्टिकल लेकिन क्या बना रहा, वेव। अब वेव कैसे बनती है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा या जनरली आप लोग करते भी हैं, अगर कहीं पे शांत पानी है, कहीं पे पानी जमा होगा, उसमें आप पत्थर मारते हो तो क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे ये कोई तालाब है, तालाब के अंदर शांत पानी, आपने यहाँ पे पत्थर मारा तो इस तरीके से वेव बनती है जो कि धीरे 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 किनारे पहुँच जाती है। ठीक है, चलो ये भी नहीं क्या होगा, आपने एक काम जरूर किया होगा कि कहीं पे आपने किसी पॉइंट पे रस्सी बांध दी, यहाँ से आपने रस्सी पकड़ी तो रस्सी को आप हिलाते हैं, इस तरीके से मोशन आते हैं, तो ये क्या है, वेव। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, वेव। तो उसने भी यही कहा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल्स को रख देते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वेव किसकी तरह, वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी उसमें क्या आ जाता है, वेव नेचर आ जाता है। ठीक, तो इसको कहा उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को क्या कहा उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वहां पे क्या है, फ्रीली जब मूव करता है तो वो अपना रेडिएशन इमिट करता है। मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल में भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर कहीं पे मूव कर रहा है, बहुत फास्टली मूव कर रहा है, तो वो वहां पे अपना रेडिएशन इमिट करता है। और जब रेडिएशन इमिट करता है तो क्या है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। फिर रदरफोर्ड जो थ्योरी है वो क्यों फेल हुई, वो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन आखिर न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे घूम लेता है। जबकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूविंग कर रहा है तो मूविंग करते हुए उसे क्या होना चाहिए, वो ग्रेजुअली अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। जब वो एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो कोलैप्स हो जाएगा ना।
वो जो पार्टिकुलर एटम है वो तो कोलैप्स हो जाएगा, या जो पार्टिकुलर वो जो एलिमेंट है वो तो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, लाखों करोड़ों साल पुरानी चीज़ें हैं तो कोलैप्स हो जानी चाहिए, लेकिन होती है तो नहीं। तो तब वो बात अलग है कि उस चीज़ को तब बोर ने एक्सप्लेन किया, बोर थ्योरी हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें वेव मोशन। अब वेव मोशन है, वेव मोशन हम किसे कहेंगे, वेव मोशन। देखो जो वेव ओरिजिनेट होती है वो जो वेव है वो कैसे जनरेट होती है, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे कि वेव कैसे जनरेट होती है। अब जैसे सपोज यहाँ पे कोई चीज़ है, सॉरी यहाँ पे नहीं है कोई चीज़, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये सपोज आप ये देखो कि ये कोई लकड़ी है, कोई खंभा है, या सपोज कोई एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल पे आपने एक रस्सी बांध दी, ये आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रस्सी क्या कर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इस रस्सी को आपने बांध दी, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने रस्सी को बांध दिया, ये इसका सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। अब ये रस्सी आपके पास, ये आपने रस्सी कहीं पकड़ रखी है यहाँ पे, अब आपने इसको डिस्टर्ब किया। अब जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ से वेव बननी शुरू होगी। ये कैसे, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो वाइब्रेट करेंगे। वेव मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो अपनी जगह पे अप डाउन वाइब्रेट करते हैं। और वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वो क्या हो गया आपका वेव, सॉरी पार्टिकल नेचर, जब एक जगह से दूसरी जगह मोमेंटम हो रहा वो पार्टिकल। और वेव नेचर क्या है कि पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है, अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं अप डाउन अप डाउन। ये है दोनों में डिफरेंस वेव में और पार्टिकल में, कि पार्टिकल में क्या होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन पार्टिकल में क्या होता है, अप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, क्लियर। तो इनको अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो वेव यहाँ से ओरिजिनेट, अब ये इस तरीके से वेव यहाँ पे ये इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अप होता है ये मैक्सिमम अप, और ये है मैक्सिमम डाउन। मैक्सिमम अप को कहा जाता है क्रस्ट, क्या कहते हैं इसे, क्रस्ट। और जो मैक्सिमम डाउन है इसे कहा जाता है ट्रफ, क्या कहते हैं इसे, ट्रफ। तो मैक्सिमम अप क्रस्ट, मैक्सिमम डाउन ट्रफ। तो इसका मतलब क्या है कि एक वेव तब बनती है जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब कंप्लीट हो जाता है तो तब क्या होती है, एक वेव बनती है। यानी यहां से यहां एक कंप्लीट क्या हो रहा है, क्रस्ट हो रहा है, एक कंप्लीट ट्रफ हो रहा है, तो ये क्या है, एक वेव। तो ये है वेव का ओरिजिनेट, कैसे बनती है वेव। तो वेव क्या करती है, अप डाउन करती है, और अप डाउन करके क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। अब ये देखो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है वेवलेंथ। बल्कि इससे हम यहाँ पे हो जाए, इसको तो ऐसे रहने दो, क्रस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं ना। ये देखो ये मैक्सिमम, या आपने ये दोनों ले ली, ये डिस्टेंस ले ली, या आपने ये डिस्टेंस ले ली, इसको कहा जाता है वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ये होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ LENGTH, वेवलेंथ। इसको डिनोट किया जाता है किससे, लैम्डा से। तो
तो किन्हीं दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। समझ? ये है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रफ, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्रस्ट की है, जितनी ट्रफ की है, उसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो आपको? तो ये हो गया आपका क्या है? वेव मोशन। वेव मोशन, तो वेव मोशन में क्या आता है आपका? क्रस्ट मैक्सिमम अप और मैक्सिमम डाउन ट्रफ। दो किन्हीं भी क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वेवलेंथ होती है, या किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी? ट्रफ वेवलेंथ। तो किन्हीं भी दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ, या किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। तो इसमें जो कुछ वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक वेव के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है वेव मोशन। तो वेव मोशन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से वेव ओरिजिनेट हो रही, और क्या हो रही? अप डाउन ओरिजिनेट हो रही। तो इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, इसमें इन पॉइंट को हम क्या करेंगे? इन पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इन पॉइंट को हम, जैसे वेवलेंथ हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, वेव नंबर हो गया, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। अब वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? अभी हमने देखी वेवलेंथ किससे डिनोट की जाती है? वेवलेंथ डिनोट की जाती है लैम्डा से। किससे डिनोट की जाती है? लैम्डा। और वेवलेंथ क्या होती है? किन्हीं भी दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट। क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। तो किन्हीं भी दो किसके एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये देखो, ये आपकी, ये देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें, ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो होगी ये डिस्टेंस क्या? एक क्रस्ट, ये दोनों एडजेसेंट क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। सेम एज ये हो गया। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये देखना क्या है? ट्रफ। ये क्या है? क्रस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, इसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। डिनोट किससे किया जाता है? इसे डिनोट करते हैं इसे लैम्डा से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं, यूनिट जो हम इसकी लेते हैं, यूनिट जनरली हम इसकी एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। यूनिट क्या आती है इसकी? एंगस्ट्रॉम। ए और ए के ऊपर 0, यह एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, या हम इसको ये लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या लेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं 1 मीटर में। तो जनरली यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो क्वेश्चन हमें कैसे गिवन होते हैं, वो क्वेश्चन गिवन होते हैं हमें किस फॉर्म में, लाइक एंगस्ट्रॉम, इस फॉर्म में होते हैं कि ये कितने एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो ये है आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं किसी गिवन पॉइंट पे। तो अब देखो वेवलेंथ के बाद आ गया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। ये देखो वी, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, अब इसे कहा जाता है न्यू, NU, क्या कहते हैं इसे, न्यू। और क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये होती है द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है। तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही। सपोज ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है एक सेकेंड में, बहुत सारी वेव पास होती है। तो कितनी वेव पास हो रही है वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज या पर साइकिल या साइकिल पर सेकेंड। क्या होती, हर्ट्ज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखा जाता है HZ। अब ये देखो जेड नीचे लिखा जाता है, कैपिटल है जेड, छोटा सा नीचे। ये हर्ट्ज कोई साइंटिस्ट था जिसने ये यूनिट दी, इसके ऑनर में ये यूनिट रखी गई है। इसने बहुत डायपोल वगैरह पे बहुत काम किया, तो उसके ऑनर में फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हर्ट्ज कहा गया, हर्ट्ज HZ यूनिट। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, HZ, इस तरीके से, समझे बात। और अगर साइकिल पर सेकंड हो तो साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है साइकिल पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने साइकिल बने हुए, कितनी बार वहां पे रोटेट हुए, कितने साइकिल, कितनी बार उसने मोमेंटम किया, यानी कितनी वेव वहां पे फॉर्म हुई है एक सेकंड में, वो होती है 1 हर्ट्ज। तो ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे भी डिनोट किया जाता है न्यू से। ये देखो न्यू, वी है, वी को थोड़ा सा टेढ़ा करो, इससे कहा जाता है न्यू, समझे। और अगर हम वी लिखेंगे तो वी क्या होती है आपकी वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है वो किस में आता है आपका, वेव के लिए, और वी वेलोसिटी किसके लिए आती है आपकी, पार्टिकल नेचर के लिए।
देखो दोनों में ये डिफरेंस है, समझे बच्चों। तो इस पे वेलोसिटी हो गया हमारा। अब एक चीज़ और है कि इसमें वेव नंबर, हम एक पॉइंट और करेंगे इस पे वेव नंबर, और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।